31 मार्च 2026 में भले ही 375 दिन का समय हो, लेकिन इस तारीख का इस्तेमाल गृह मंत्री लगातार कर रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन रखी है, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आज तक से बातचीत में नक्सलवाद के खिलाफ मास्टर प्लान के बारे में गृह मंत्री ने कई बड़ी बातों का खुलासा किया है। अमित शाह जी, जब आप 2019 में होम मिनिस्टर बने थे, उस वक्त नक्सल इशू कितना सीरियस था? देखिए, नक्सल इश्यू में 2014 से 19 में भी काफ़ी परिवर्तन आया था। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से इसके विरुद्ध एक अभियान बहुत अच्छे तरीके से चला था। 19 के बाद हमने 4 सूत्रीय रणनीति को अपनाया। एक, नक्सल को टैकल करने में हमने 2 रास्ते लिए। जिनके हाथ में हथियार है और हथियार डालना नहीं चाहते, उनके लिए रूथलेस टफ अप्रोच लिया। जो हथियार डालना चाहते हैं, इनके लिए लचीली सरेंडर पॉलिसी भी बनाई। दूसरा, राज्यों के साथ हमने बहुत अच्छा संकलन किया। मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ छोड़कर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और कमोबेश केरल भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, हर राज्य सरकार ने हमारा समर्थन किया। और 14 से 19 में करीब करीब वहाँ पर हमने पूरा नक्सल नेटवर्क साफ कर दिया। इसमें हमने राज्यों के साथ सहयोग के साथ साथ पुलिस बलों के साथ उच्चतम टेक्निकल सहयोग, NTRO से लेकर बाकी सारी एजेंसियों की मदद उनके लिए उपलब्ध कराई। और इसके साथ साथ राज्य पुलिस के साथ हमने संकलन बनाया और कई जगह 4-4 राज्यों की संयुक्त पुलिस टीम भी हमने गठित की, जिससे राज्यों की सीमा का फायदा वो नहीं उठा सकते। और पहले अभियान इक्का दुक्का होते थे, इसकी जगह अब सुग्रथित अभियान चारों ओर से हमने शुरू करे। इसके कारण हमें एक उन्मूलन में बड़ा फायदा मिला। छत्तीसगढ़ में हमें पूरा सहयोग नहीं मिला था, परंतु फॉर्चुनेटली वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और 1 साल में पूरा सिनेरियो 24 से 25 में, कमोबेश 23 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक पूरा सिनेरियो बदल चुका है। मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि 31 मार्च 2026 को यह देश नक्सल समस्या से मुक्ति पालेगा। वह बहुत बड़ी बात है। बस नक्सल इशू खत्म करने के लिए वहाँ छत्तीसगढ़ के और हर दूसरे स्टेट्स पे क्या स्ट्रैटेजी, मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रैटेजी लिया था? क्या हमने पहले इनके हथियारों के सप्लायरों को भी बड़ी कठोरता के साथ रोकने का प्रयास किया। उनके आर्थिक प्रवाह जो थे, जहाँ से उनको आर्थिक मदद मिलती थी, तेंदुपत्ता बेचने वाले हो या कॉन्ट्रैक्टर्स हो, इन पर भी NIA और ED का उपयोग कर कर हमने नकेल कसी, इनके आर्थिक प्रवाह को भी संकरा कर दिया। इसके साथ साथ इनकी पूरी संचार व्यवस्था जो मैन कुरियर के द्वारा थी, सप्लायरों के द्वारा थी, टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा थी या मैसेंजर के द्वारा, ये सभी संचार व्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाने में हम सफल रहे। इसके कारण सभी नक्सल ग्रुप एक दूसरे के साथ और ओवरऑल एक प्रकार से कट ऑफ महसूस करने लगे, जिसका फायदा हमारी सुरक्षा बलों को बहुत हुआ है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में जो DRG का गठन हुआ, जो नक्सली सरेंडर हुए थे, उसी में से एक पुलिस फोर्स का गठन हुआ और वो पुलिस फोर्स बहुत अच्छे तरीके से इनके खिलाफ लड़ी। और उनको क्योंकि जंगल में लड़ने का तरीका भी मालूम था, नक्सलियों के लड़ने का तरीका भी मालूम था और जज्बा भी था कि इन्होंने हमारे जीवन बर्बाद किया है, तो तीनों इकट्ठा मिलकर बहुत अच्छे परिणाम हमें। और टेक्नोलॉजी में क्या किया, कितने इम्प्रूव किया वहाँ? देखिए, टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा फायदा हुआ कि हमने बड़ी मात्रा में वहाँ पर 2G और अब 4G टावर बिछा दिए, जिससे पुलिस व्यवस्था का कम्युनिकेशन बढ़ा। उनकी सप्लाई चेन का उनके साथ भी कम्युनिकेशन बढ़ा, जिसको हम आसानी से चिन्हित कर पाए
और उन पर स्ट्राइक करने में हमें फ़ायदा मिला। सैटेलाइट इमेजेस का उपयोग कर कर हमने इनके एरिया भी आइडेंटिफाई किए। 2-2 साल तक की उनकी मूवमेंट को चिन्हित कर कर उनकी मूवमेंट की पैटर्न को भी हमने स्टडी किया, और स्टडी कर कर मई माह में किस पैटर्न पे मूवमेंट होता है, बारिश में किस पैटर्न पे होता है, सर्दियों में किस पैटर्न पे होता है। सुबह 4 बजे वो अमूमन नाश्ता बनाने के लिए धुआं वहाँ से इस प्रकार की हर एक चीज़ को सैटेलाइट इमेजनरी के आधार पर 2 साल तक धैर्यपूर्वक हमने स्टडी कर कर एक अच्छी रणनीति बनाई। और मैं मनपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूँ सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान जो मोर्चे पर लगे हैं। इन्होंने अटूट धैर्य और जबरदस्त वीरता और समर्पण का परिचय दिया, और इस बड़ी सफलता की ओर जो हम जा रहे हैं इसमें एक प्रकार से सभी श्रेय वो जवानों को ही जाता है। और मैंने जब गए थे कैंप के लिए मैंने ड्रोन्स भी देखा, ड्रोन सर्वेलेंस भी किया। ये तो ड्रोन है, उनकी सुरक्षा के लिए हमने व्हीकल दिए हैं, नक्सलियों के पास उपलब्ध है उससे लंबी रेंज वाली राइफलें भी दी है, नाइट विजन वाली राइफलें दी हैं। हर हमारे सीआरपीएफ के कैंप में रात को हेलीकॉप्टर उतर पाए इस प्रकार के हमने हेलीपैड्स भी बनाए हैं। हेलीपैड तो है ही है, ज़्यादातर कैंप में रात को भी उतर पाए इस प्रकार के हेलीपैड बनाए हैं। एक घेरा बनाकर अस्पतालों की रचना कर ली है, जिससे जवान जब घायल होता है तो उसकी जीवन को बचाया जा सके। लेटेस्ट व्हीकल दिए हैं, कुछ व्हीकल तो ऐसे हैं जो लेकर 10 जवान 1000 नक्सलियों के बीच में घुस जाए तो भी उनका कोई नुकसान न हो। इसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। नाइट विजन राइफलों का भी फ़ायदा हुआ है, लॉन्ग रेंज राइफल्स का भी बहुत फ़ायदा हुआ है। स्नाइपर जो दिए हैं इन्होंने इस लड़ाई में आमूलचूल परिवर्तन किया। तो हमने लगभग 287 करोड़ रुपया जवानों को वेल इक्विप करने में खर्च किया है, और मुझे लगता है इससे काफ़ी जवानों की जान भी बची है और उन पर एक ज़बरदस्त पॉजिटिव तरीके से हावी होने में हमें बहुत फ़ायदा मिला है। रूट कॉज ऑफ नक्सलिज्म बोलते हैं विकास के लिए, विकास नहीं आए वहाँ उस जगह पे। विकास के बारे में हम बोलते हैं ना गन्स और गुलाब पॉलिसी, गुलाब तो विकास देने के लिए देखिए, होता है। पहले भारत सरकार का जो विकास के लिए बजट तो बहुत साल पहले से शुरू हुआ था, कांग्रेस की सरकार में भी हुआ, मगर हमने बजट को स्पेसिफिक किया। जब कोई गांव को जोड़ने वाला रोड बनता है या पीने के पानी का बोरवेल बनता है और नक्सल उसको रोकता है तो गांव वालों को मालूम पड़ता है कि हमारी बिजली आ रही है, हमारे यहाँ पानी आ रहा है, हमारे यहाँ टेलीफोन की सुविधा है, ये रोक रहे हैं। और अब बच्चों को हमने थोड़े सरकारी भर्तियों के छत्तीसगढ़ के नियमों को भी लचीला कर कर उनको प्यून्स वगैरह की नौकरियां कम पड़े हैं, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि वो पढ़ नहीं पाई, ये सरकार का दोष है। वो बच्चा क्यों पढ़ना नहीं चाहता था, मगर पढ़ने जैसी स्थिति ही नहीं थी। आपने एक स्टिफ डेडलाइन दिया था मार्च 31, 2026। मुझे विश्वास है हम उसके पहले कर लेंगे। अच्छा, और इस भरोसे में आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल सकते हैं? भरोसा तो मुझे जवानों पर है, और आज जो स्थिति बनी है इसका आकलन कर कर हमने सबने मिलकर ये तिथि तय की है, क्योंकि जब एक तिथि देते हैं तो उत्साह भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है कि अब जल्दी इस देश को इस समस्या से मुक्त कराओ, और सभी राज्यों ने हमारा बहुत सहयोग किया है। लास्ट क्वेश्चन बस अंडरस्टैंड करने, जब आप कितने डिस्ट्रिक्ट नक्सल अफेक्टेड था उसी टाइम पे और अभी कितना डिस्ट्रिक्ट? देखिए, वो आंकड़ा मेरे हिसाब से 14 के पहले लगभग 42% की कमी हुई, मगर ये आंकड़ा डायनेमिक आंकड़ा है, क्योंकि बीच में नए डिस्ट्रिक्ट की रचना हो जाती है, नए पुलिस स्टेशन बनते हैं। तो एक प्रकार से एक पुलिस स्टेशन जो पुराने डेटा में थे, आज वहाँ 3 पुलिस स्टेशन हैं। राइट। तो ये आंकड़ा एकदम सटीक नहीं होता। कमो बेस में बताऊँ तो 42% पुलिस स्टेशन और जिले हमने मुक्त कर लिए हैं, 42%, और अब कॉन्सेंट्रेटेड एरिया बस्तर का ही बचा है। तो उसमें क्या 12 डिस्ट्रिक्ट होगा या 7 डिस्ट्रिक्ट है? 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट है। बॉर्डर एरिया, बॉर्डर, एक गढ़चिरौली है, हाँ जी, एक मध्य प्रदेश का जिला है बालाघाट, और 5 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के हैं। यही कमोबेश एक एरिया बचा है। बाकी छोटा छोटा जो क्लीनिंग करना है, इनके पुराने हथियार ढूंढना, आईडी ढूंढना, पैसा सप्लाई करने वालों का जो नाम मिल गया उनको पकड़ना, ये सारा तो हर राज्य में अभी चल रहा है। परंतु ये बहुत कोई इस प्रकार की
घटनाएं नहीं है जिससे हमें चिंता करनी चाहिए। आप डेफिनेशन ऑफ नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? क्योंकि हर बार हम एक साल में पढ़ते हैं एक इंसिडेंट हो गया, वहां पे हो गया कुछ। एक साल में आइदर और साइड से, पुलिस की ओर से या नक्सलाइट की ओर से किसी की घटना नहीं होती, इसको हम नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और आप कितने बार वहां गए देखने के लिए? मैं सभी राज्यों में मिलाकर टोटल 32 बार 5 साल में वहाँ नाइट होल्ड किया है, और कई बार तो 3-3 दिन रहा हूँ, तो मुलाकात मेरी 32 से ज़्यादा हुई है। और आपकी लास्ट में क्या इंप्रेशन अब वहाँ जाकर क्या सोचता है आप? मुझे लगता है कि पर्सनल बात, जिस तरह का मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, वो इनिशिएटिव पहले लिया जा सकता था, मगर इस समस्या को पूर्व की सरकारों ने चलने दो, मेंटेन करके रखो, बड़ी घटना न हो इतना ध्यान रखो, पूर्ण निर्मूल करने की दिशा में कभी काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी का जो पूर्ण उन्मूलन का अप्रोच है, इसी का परिणाम है कि ये हुआ है। अमित शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट।